हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र साक्या हमारे यूट्यूब चैनल द एथिकल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। एग्ज़ाम पास आ चुका है। हम इस सीरीज में प्रीवियस ईयर आईसीटी यूनिट 9 के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक एमपीपीएससी प्री 2021 एमपीपीएससी प्री 2020 दोनों के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आज के सेशन में हम एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस मेंस में जो आईसीटी पूछे गए थे उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, आप सभी का स्वागत है। फिर से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। जो पहला क्वेश्चन है इसमें जो पूछा गया था, टोटल 9 या 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनमें पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, अर्धचालक होते हैं तो केवल तात्विक, केवल मिश्रित, तात्विक या मिश्रण दोनों, इनमें से कोई नहीं। एक्चुअल में एमपीपीएससी ने उस इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। इसका रीजन हम देखें, इसका रीजन ये रहा कि देखो, तो अर्धचालक होते हैं, एक तो तात्विक होते हैं या मिश्रित होते हैं, या केवल लिख दिया, केवल लिख दिया तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए। तात्विक मिश्रित दोनों, यहाँ पे तात्विक या मिश्रित लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया तात्विक और मिश्रित दोनों, तब भी ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन ऑप्शन कुछ गलत तरीके से बना दिए। अब यहाँ पे हम बात करें अर्धचालक, तात्विक अर्धचालक होते हैं, मिश्रित अर्धचालक होते हैं, और एक होते हैं इंट्रिंसिक या आंतरिक अर्धचालक, इंट्रिंसिक अर्धचालक, और एक होते हैं आपके बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक। इस तरह से अर्धचालक जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। तात्विक अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं जो एक ही प्रकार के तत्वों से बने होते हैं, जबकि मिश्रित अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं जो एक से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। इन इंट्रिंसिक अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं जिनमें कोई भी नहीं होती है, जबकि बाह्य अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं जिनमें थोड़ी सी मात्रा में अशुद्धि मिला दी जाती, और अर्धचालकों में अशुद्धि को मिलाने की प्रक्रिया को डॉपिंग कहा जाता है। तो हमने देखा इस क्वेश्चन को डिलीट क्यों किया गया है, क्योंकि ऑप्शन जो है विकल्प सही से फॉर्मेट नहीं किए गए हैं, विकल्प का ऑप्शन का फॉर्मेशन ठीक नहीं है, इस क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यूएसबी पोर्ट के उपयोग से कितने परिधीय उपकरणों को जोड़ सकते हैं? तो देखो, यूएसबी पोर्ट यानी यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी पोर्ट का फुल फॉर्म है यहाँ पे यूनिवर्सल सीरियल बस, या यूनिवर्सल सीरियल बस होता क्या है? यूएसबी यूएसबी पोर्ट या यूनिवर्सल सीरियल बस जिसे बोलते हैं, इसके साथ में हम 127 डिवाइसेस को, 127 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। पीएससी ने यही आंसर सही माना है और आंसर करेक्ट भी यही है। आंसर हो जाएगा आपका 127। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग हो सकता है? पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 ऑप्शन है, चौथा सभी दे रखा है। पूछ रहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका उपयोग किन किन चीज़ों में किया जा सकता है। तो देखो, रोबोट्स में देखते हैं, आपने रोबोट सोफिया का नाम सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त रोबोट है। इंडिया के इसरो का जो हमने कल बात की थी व्योममित्र रोबोट है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त रोबोट है। मैक्सिमम रोबोट अभी हाल वर्तमान में जो बनाए जाते हैं उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है। दूसरा है प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, इसके कहेंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक तरह से आर्टिफिशियल का ही एक भाग है, या कहना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक रूप है। ठीक है, एनएलपी। इसमें होता क्या है, जो हम जैसे मान लो एक रोबोट है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दी गई है। अब हम कोई बात बोल रहे हैं जो कि हमारी भाषा है, मान लो हिंदी भाषा में, हम उसे कुछ समझाना चाह रहे हैं, रोबोट को कुछ कमांड दे रहे हैं। अब रोबोट समझेगा कैसे? तो उसमें सबसे पहले जो लैंग्वेज है, जो प्राकृतिक लैंग्वेज है हमारी हिंदी, उसको वह पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट करेगा क्योंकि रोबोट एक मशीन है, वो मशीन को ही, लैंग्वेज को ही समझ पाएगा। उसके बाद में मशीन जो है फिर से, तो इस तरह से बात करेंगे कि तीनों नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भाग है जो हमारी प्राकृतिक भाषा को मशीन भाषा में बदलती है। आभासी वास्तविकता वर्चुअल रियलिटी, जो कि आप देख रहे हैं, देखते हैं कि पूरे एक वर्चुअल वर्ल्ड बन चुका है, वही वर्चुअल, वहां भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है। आंसर यहाँ पे आपका उपरोक्त सभी डी आंसर है, और डी आंसर ही आयोग ने
दे रखा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रोबोटिक्स का उपयोग निम्न में हो सकता है। अंतरिक्ष में ग्रहों के बारे में जानने के मिशन में, बिल्कुल सही। हमने जो व्योम मित्र तैयार किया है ना, वो इसी के लिए किया है। व्योम मित्र इसरो के द्वारा जो तैयार किया गया है। ह्यूमनॉइड रोबोट, बिल्कुल सही है। ह्यूमनॉइड रोबोट एक तरह से रोबोटिक्स में हम ह्यूमनॉइड रोबोट बनाते हैं, जैसे सोफिया है, या व्योम मित्र भी एक ह्यूमनॉइड रोबोट था। ड्रोन है, ड्रोन में भी हम रोबोटिक्स का यूज करते हैं, स्कैनिंग वगैरह करने के लिए, सर्विलेंस वगैरह के लिए, ठीक है। तो तीनों ही आंसर यहाँ पे सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने शब्द कंप्यूटर वायरस को गढ़ा था, यानी कंप्यूटर वायरस शब्द किसने दिया था। तो यहाँ पे आंसर सही टेड कोहेन है। उन्होंने सबसे पहली बार, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, इन्होंने वायरस को देखा और उसे नाम कंप्यूटर वायरस दिया था। तो यहाँ पे फ्रेड कोहेन नाम आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग की पहल है। देखो भारत में क्लाउड कंप्यूटिंग, पहले तो समझे क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। तो देखो कंप्यूटिंग का एक बादलों जैसा जाल जब बन जाता है तो उसे कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक। क्लाउड कंप्यूटिंग एक तरह का बहुत बड़ा सर्वर मान सकते हो आप, ठीक। क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत बड़ा सर्वर है। इसमें दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने ई प्रमाण। तो ई प्रमाण जो है 2022 में लॉन्च किया गया था। ई प्रमाण 12 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया था। और यह ई प्रमाण जो है एक प्रकार का ई ऑथेंटिकेशन है। ई ऑथेंटिकेशन है, ऑथेंटिकेशन यानी एक वेरिफिकेशन है, ठीक है। आप अपना हम ऑथेंटिकेट कराते हो, फेस ऑथेंटिकेट कराते हो। ई प्रमाण एक तरह का एक ई ऑथेंटिकेशन है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा 2022 में लॉन्च किया गया था। अब बात करें जीआई क्लाउड की, पहले आंसर मैं बता दूं, यहाँ पे आंसर बी होगा केवल। जीआई क्लाउड, क्लाउड कंप्यूटर के लिए स्पेशली बनाया गया है, मेघराज के नाम से इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। मेघराज या जीआई क्लाउड के नाम से लॉन्च किया गया था। मेघराज, ठीक है, जो कि हमारी भारत सरकार का एक मंत्रालय है, जिसे हम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नाम से जानते हैं। का एक विभाग है जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नाम से जानते हैं, यानी डीआई मंत्रालय होगा आपका, एमईआई, बीटी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, डिपार्टमेंट होगा। इसके द्वारा इसे 2014 में 2014 में से लॉन्च किया गया था मेघराज को। और इसे अभी इसका कार्यान्वयन जो है, कार्यान्वयन एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा कार्यान्वयन किया जाता है इसका। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा इसे कार्यान्वित किया जा रहा है। यह हमारे 4-5 तरह की सेवाएं प्रदान करता है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। दूसरा है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, यानी कि आपसे फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, IaaS का फुल फॉर्म क्या है, तो आप आंसर दोगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, यानी गवर्नमेंट के द्वारा हमें जैसे कंप्यूटर हो गए, लैपटॉप हो गए, या डिवाइस वगैरह हो गए, उनके माध्यम से एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की या सेवा के लिए, डिजिटल सेवा के लिए आधारभूत अवसंरचना प्रदान कराना। दूसरा है, हमने देखा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अब उन्होंने हार्डवेयर तो दे दिए, हार्डवेयर की तो विकास कर दिया, लेकिन इसके साथ सॉफ्टवेयर के विकास के लिए जो काम किए जाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं, उसे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस नाम दिया गया। एक प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का मतलब है कि जो आपने डिवाइस दे दिए हैं या डिवाइस उपलब्ध करा दिए, एक अच्छा खासा अवसंरचना स्थापित कर दी है, उसके लिए आपने सॉफ्टवेयर भी तैयार कर दिए हैं, सॉफ्टवेयर ही तैयार दे दिए हैं। इसके साथ में अब आपको एक प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराना। प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ पे आपको सर्वर वगैरह भी उपलब्ध कराने पड़ेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट ने इसके लिए प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस भी इसके अंतर्गत है। फिर स्टोरेज एज ए सर्विस। अब इन सब के द्वारा जो सूचना एकत्रित होगी उसका स्टोरेज कहाँ होगा, स्टोरेज एज ए सर्विस, इसका फुल फॉर्म यही है, कंफ्यूज ना हो। स्टोरेज एज ए सर्विस, इसका फुल फॉर्म है एसटी से स्टोरेज एज अ सर्विस, ठीक है, स्टोरेज एज अ सर्विस। फिर इनके लिए होस्ट एनवायरनमेंट्स,
इन सब के लिए होस्ट एनवायरनमेंट्स, ये सारी चीजें इस मेघराज या जी क्लाउड के तहत उपलब्ध कराई जाती हैं। यह सारी सर्विसेज के अंतर्गत दी जाती है। कार्य इसे एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के द्वारा होता है। डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे 2014 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, यहाँ पे आंसर हमारा जी क्लाउड सही है। अगले पे आते हैं। चलो अगला प्रश्न, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट की राज्य सरकार के साथ जोड़ी जमाएं। देखो इसमें ज्ञान दूत जो है, ज्ञान दूत का तो सबको पता ही होगा। तो ज्ञान दूत कहाँ का है? ज्ञान दूत मध्य प्रदेश का है। डाक नेट की बात करें जम्मू कश्मीर का है। सारथी की बात करें राजस्थान का है। सेतु की बात करें महाराष्ट्र का है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 का डी, सेकंड का बी, थर्ड का ए, 4 का सी। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा और आयोग ने भी यही डी आंसर करेक्ट दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूडीपी का पूरा नाम है, यूडीपी का फुल फॉर्म है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूडीपी प्रोटोकॉल या यूडीपी जो है एक तरह का प्रोटोकॉल है और इसका प्रयोग सामान्यतः गेमिंग और वीडियो चलाने वगैरह में, गेमिंग और वीडियो वगैरह चलाने में किया जाता है। ठीक है, वीडियो चलाने इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है डेटाग्राम प्रोटोकॉल का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते। अगला क्वेश्चन है, किस देश के डोमेन नाम में सफिक्स नहीं होता है? तो आयोग ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया, डिलीट कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है किस तरह से उन्होंने डिलीट किया है। देखो यूएस का डोमेन, आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तो आपको इनके डोमेन नेम मिल जाएंगे। यूएस का जो डोमेन नेम है, तो डोमेन नेम सफिक्स है यूएस है। भारत का आपको .in है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का .au है। जापान का .jp है। लेकिन इन्होंने इस आंसर को ए आंसर, सॉरी डिलीट नहीं किया, इसका ए आंसर दिया है जो कि गलत है। सभी के आंसर, इसका यूएस है, इसका इन है, इसका एयू है, इसका जेपी है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर ए दिया है। किस बेस पे दिया है और फाइनल आंसर की ये मुझे नहीं पता, लेकिन इनके सभी डोमेन नेम सफिक्स आपको मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल हस्ताक्षर की कानूनी मान्यता को आईटी एक्ट के किस अनुभाग में परिभाषित किया गया है? इन्होंने क्या किया, इसका आंसर गलत दे दिया और इसको है डिलीट कर दिया। जबकि आईटी एक्ट में जो, देखो आईटी एक्ट में शुरुआत में जो आईटी एक्ट 2000 आया था उसमें डिजिटल सिग्नेचर दिया गया था। बाद में डिजिटल सिग्नेचर को चेंज करके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कर दिया गया था। यानी आईटी एक्ट 2000, आईटी एक्ट 2000, इस आईटी एक्ट 2000 में संशोधन किया गया। तो आईटी अमेंडमेंट एक्ट आया 2008 में, अमेंडमेंट एक्ट आया 2008 में। यहाँ पे था डिजिटल सिग्नेचर, इसमें था डिजिटल। पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि देखो हमने 2021 का पेपर देखा था तो उसमें भी आईटी एक्ट से पहला क्वेश्चन आईटी एक्ट का ही था, और यहाँ पर भी आईटी एक्ट से क्वेश्चन पूछा, यानी हाल ही हाल एग्जाम हुए, तो आईटी एक्ट आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, आईटी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट आया, इसमें इन्होंने इसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, और इसका लीगल, इसको सिग्नेचर को जो क्या, हाँ लीगल रिकॉग्निशन प्रदान की गई है, इसके सेक्शन 5 से की गई है। सेक्शन 5 में लीगल रिकॉग्निशन दे रखी है। तो डी आंसर इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन आयोग ने इसे डिलीट कर दिया है। ठीक, तो इस तरह से हमने फॉरेस्ट सर्विस में जो एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस 2020 की मुख्य परीक्षा हुई थी, यह क्वेश्चन हमारे आईसीटी से पूछे गए थे। तो हम देखते हैं, देखो आपको ई गवर्नेंस में इतनी सारी स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की जाते हैं, चाहे वो ई प्रमाण हो, चाहे ज्ञान दूत हो, चाहे वो आपका जीआई क्लाउड हो, ये सब पे एक अच्छी नज़र रखनी पड़ेगी। आपको आईटी एक्ट को अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक, आपको रोबोटिक्स को देखना पड़ेगा, रोबोटिक्स में भी करंट अफेयर्स आपको देखना पड़ेगा। एआई का जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन वाला पार्ट है एआई का, वह आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एआई के टाइप आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को हम यहीं विराम देते हैं।
कल फिर मिलते हैं अगले किसी एग्जाम के क्वेश्चंस के साथ में, आईसीटी के साथ में। ठीक है, आप सभी का साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल इसी टाइम से फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।